हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने S2 का S4 का यूनिट 1 को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ईगो वर्सेज सेल्फ पढ़ा था। हम लोगों ने सेल्फ पोर्ट्रेट के बारे में जाना, हम लोगों ने अस्मिता के बारे में जाना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, आज S4 का यूनिट 2 को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों को मुख्य रूप से एक शिक्षक के रूप में सोचना है। एक शिक्षक के जगह पर अपने आप को स्थापित करके और जो भी आंसर्स होंगे उसको लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। समझते हैं क्या हमारा S2 यूनिट 2। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है अपनी अस्मिता के प्रति सजगता, यानी कि एक शिक्षक या एक व्यक्ति अपनी अस्मिता के प्रति कितना सजग रहता है, कितना एक्टिव रहता है, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसमें हम लोग कुल मिला के 7 टॉपिक हम लोग को देखना है। हमारा यूनिट 2 का खत्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षकों की अस्मिता। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं शिक्षक के बारे में कि एक महान कवि थे मयूर कवि। उनका कहना था कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का भाग्य निर्माता है। शिक्षक जो है वो भाग्य का निर्माण करता है। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि अध्यापक जो है वो हमारे भविष्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शिक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है शिक्षकों की असीमिता। यहाँ पे शिक्षकों की असीमिता कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि शिक्षक का भी एक अपना वैल्यू होता है, एक अपना मान सम्मान होता है, एक अपना इज्जत होता है। वह भी प्रतिष्ठा के साथ समाज में रहना चाहता है। किंतु जैसा कि आप सब लोग जान रहे कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर आ गई है, और राज्य जो है अपने हिसाब से शिक्षा प्रणाली को चला रहा है। एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य से उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाता है और उसको तरह तरह के कार्य उसको करने के लिए सौंपा जाता है। यानी कि जो भी शिक्षा प्रणाली है, जो भी शैक्षणिक कार्य है, वो शिक्षक न करके अन्य कार्य शिक्षक के लिए दे दिया जाता है। आइए समझते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, तो ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक जो है आज के शिक्षा प्रणाली में एक कठपुतली की तरह है, यानी कि राज्य सरकार के आदेशानुसार वो उस कार्य को करता है। यहाँ पे शिक्षक अपने कर्म को सही तरीके से न करके सिर्फ क्या करता है, सरकारी नौकरी करता है, एक वेतन भोगी के रूप में कार्य करता है। वह अपने कर्तव्य को भूल चुका है। अभी आप लोग देखते होंगे कि हमारे आसपास के जो भी मिडिल स्कूल है, जो भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा महत्व खिचड़ी को दिया जाता है, मिड डे मील को दिया जा रहा है, साइकिल बांटने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। शिक्षक को पढ़ाने के जगह पर उनको मतगणना के लिए लगा दिया जा रहा है, उनको जनगणना के लिए भेज दिया जा रहा है, पशु गणना के लिए भेज दिया जा रहा है, उनको चुनाव कार्य में लगा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षक जो है, जो उनका मुख्य कार्य है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का भविष्य का निर्माण करना, उससे कहीं ना कहीं शिक्षक क्या हो रहा है, नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। एक पुस्तक से लेके जो भी शैक्षणिक वस्तुएं हैं उस सब का निर्धारण कहीं ना कहीं राज्य सरकार ही करती है। कहने का मतलब क्या है कि शिक्षक की किसी भी भावनाओं को यहाँ पे कदर नहीं किया जाता है, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनकी अस्मिता का ह्रास हो रहा है। फ्रेंड्स, शिक्षक को अस्मिता से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो शिक्षक करना चाहता है वो उसको नहीं करने दिया जा रहा है। जो उसका अस्मिता है वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा और वो दिन प्रतिदिन उसका ह्रास होते जा रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स और मैं बता दूं कि एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी वो बाल केंद्रित बनाई गई थी। इस बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की जो भूमिका है एनसीएफ 2005 के अनुसार वो एक सहायक के तौर पे दिया गया है, यानी कि एक हेल्पर के तौर पे दिया गया है। जबकि जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव पर्सन के रूप में कार्य कर सकता था। उसको सहायकर्ता न बना के उसको सक्रिय चिंतक या मननकर्ता का रूप देना चाहिए था, तब जाके कहीं ना कहीं हमारे बच्चे का विकास अच्छे से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा टॉपिक है वह है शिक्षक की असीमिता पर समकालीन विमर्श। फ्रेंड्स, समकालीन विमर्श करने का मतलब कि आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षा के मामले में हमारा देश भारत बहुत ज्यादा अग्रणी था। लोग हमारे देश को विश्व गुरु कहते थे, किंतु आज भी पूरे विश्व में विश्वविद्यालय में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का नाम उस लिस्ट में नहीं है जहाँ पे होना चाहिए था। भारत में आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स की टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है। तो शिक्षा की जो असीमिता होती है वो समकालीन विमर्श पर भी निर्भर करती है।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा की असीमता संबंधी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य या आयाम, यानी कि इसके कौन कौन से सिद्धांत है या कौन कौन से इसके आयाम है। इस टॉपिक को फ्रेंड्स हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिद्धांत के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यदि विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति हो रही है तो हम लोग उस अध्यापक में क्या क्या मतलब अध्यापक की परेशानियों को नहीं समझ पाते हैं, शिक्षक किस तनाव में है उस तनाव की चर्चा करें, परिचर्चा करें, उसके तनाव को कम करने का प्रयास करें, तब जाकर कहीं ना कहीं शिक्षक जो है अपने शैक्षणिक कार्यों को बड़ी कुशलता के साथ कर सकता है। हम लोग को अध्यापक के अनुभवों को समझना जरूरी है, उसके अनुभवों को वैल्यू देना जरूरी है, क्योंकि एक सशक्त अध्यापक वही हो सकता है जो अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से एक बालक का निर्माण करे। तो इसके लिए इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं 3 आयाम के बारे में बताया गया था। 3 आयाम शिक्षा की अस्मिता संबंधी दिया गया था, जिसमें पहला है व्यक्तिगत आयाम। फ्रेंड्स, व्यक्तिगत आयाम कहने का मतलब पर्सनल, यानी कि कोई भी शिक्षक है तो वो जो चाह रहा है उसको करने का अधिकार दिया जाए। शिक्षक जो भी अनुभव रखता है उस अनुभव का वो प्रयोग करे, वो अपने हिसाब से पीरियड बनाए, वो अपने हिसाब से एक नियम कानून बनाए, उस नियम कानून के हिसाब से वो बच्चों का अधिगम करे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, व्यक्तिगत आयाम या व्यक्तिगत असीमिता। दूसरा जो हमारा आयाम है वो है पेशेवर आयाम। फ्रेंड्स, पेशेवर आयाम का आने का मतलब कि शिक्षा का जो मूल कार्य होता है वो होता है शैक्षणिक कार्य, बच्चों को शिक्षा देना। उसके लिए उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो विद्यालय की तरफ से हो या वहाँ के समुदाय की तरफ से हो या समाज की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो। यानी कि शिक्षा का जो मेन पेशा है, जो मेन कार्य है, उसमें उसको सहायता मिलनी चाहिए, उसको पूरा सपोर्ट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है वह है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम कहने का मतलब कि शिक्षक जब अपने अनुभव का प्रयोग करता है तो उसको कहीं ना कहीं समाज से और समुदाय से भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सामाजिक आयाम, जिसमें शिक्षक अपने अनुभव का पूरा प्रयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है आदर्श शिक्षक की संकल्पना और गुण। इस टॉपिक का अर्थ यह हुआ कि एक आइडियल जो टीचर होता है उसका कौन कौन सा गुण होता है, कौन कौन सा क्वालिटी उस टीचर में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आदर्श शिक्षक आने का मतलब कि वैसा शिक्षक जो अपने कार्य के प्रति सजग रहे, जो बालकों के प्रति सजग रहे, जो बालकों के शिक्षण अधिगम के प्रति सजग रहे, अपने कर्तव्यों को समझे, अपने नैतिक मूल्यों को समझे और उसको समझते हुए वो शिक्षण का पठन पाठन क्रिया को आगे लेके जाए, वही क्या कहलाता है, एक आदर्श शिक्षक कहलाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आदर्श शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आदर्श शिक्षक के फ्रेंड्स गुण की बात करें तो सबसे पहले तो शिक्षक को एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बालक जो होते हैं वो अपने टीचर को ही अपना आइडियल, अपना आदर्श बनाते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षक में आदर्श शिक्षक में गुण होना चाहिए कि शिक्षक खुद एक आदर्श व्यक्ति हो। वह विद्यार्थियों के साथ बात करने में सही लहजे का प्रयोग करे, सही तरीके से, सही टोन से बात करे, यह भी एक आदर्श शिक्षक का गुण होता है। इसके अलावा वह छात्रों को कभी भी अपमानित न करे, हमेशा उसको पॉजिटिव वे में बात करे। अगर बालक गलती करता भी है तो उसको समझाए, न कि उसको दंडित करे, उसको अपमानित करे। साथ ही साथ छात्रों को शिक्षक हमेशा मोटिवेट करे, पढ़ाने के अलावा उसको मोटिवेट करना भी उतना ही जरूरी रहता है, प्रेरित करना उतना ही जरूरी रहता है। शिक्षक जो है छात्रों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करे, न कि एक शिक्षक की तरह व्यवहार करे। छात्रों को ऐसा लगे कि नहीं यह हमारे बीच के ही है और वो खुलकर अपनी बातों को शिक्षक के समक्ष रख सकता है, तब जाके कहीं शिक्षक बालक की जो समस्या है उसका समाधान आसानी से कर सकता है। यानी कि एक आदर्श शिक्षक का यह भी गुण है कि वह छात्रों के बीच एक दोस्त की तरह रहे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो शिक्षक जब भी बालक को होमवर्क दे, गृह कार्य दे, तो वो सावधानी पूर्वक दे, उसके लेवल के हिसाब से दे। बच्चा जिस कक्षा में है, जिस बच्चे की जो क्षमता, उस क्षमता के हिसाब से उसको होमवर्क दे। यानी कि होमवर्क देते समय शिक्षक को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक स्वयं शिक्षक पहले समय का पाबंद हो, समय पर आवे, समय पे पीरियड ले, समय पे क्वेश्चन कॉपी चेक करे बच्चों की। यानी कि टाइम का जो होता है ना, वो पाबंदी शिक्षक खुद पहले अपने आप को फॉलो करे, तब अपने स्टूडेंट को बताए। तो ये सब गुण फ्रेंड्स एक आदर्श शिक्षक में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कक्षा कक्ष की चुनौतियां। जब एक शिक्षक
छात्रों को कक्षा में पढ़ाता है तो उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, चुनौतियां कहने का मतलब कि समस्याएं, हर्डल्स जो रुकावट पैदा करती है। तो कौन कौन सी चुनौतियां फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां आती है। तो कक्षा में अत्यधिक भीड़, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि एक ही कक्षा में 60 से 70 स्टूडेंट हो गए, 60 से 70 छात्र हो गए, जिसके कारण भीड़ ज्यादा हो गई और उसको संभालना कहीं ना कहीं शिक्षक के लिए एक चुनौती बन जाता है। दूसरा है फर्नीचर की कमी, छात्रों की संख्या बढ़ गई, बैठने के लिए जगह कम है, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, कुछ बच्चे बेंच बैठ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे शोरगुल होने लगता है और वहां की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तीसरा है प्रकाश की कमी, जब शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो वो जो कक्षा होनी चाहिए वो रोशनी युक्त होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, खिड़की होनी चाहिए, प्रकाश आनी चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ते समय आंख पे जोर देने न पड़े। कहीं ना कहीं उसके आंख पे जोर देने से उसके आंख खराब भी हो सकता है। तो प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था भी कक्षा कक्ष में होनी चाहिए। अगला जो है कक्षा में शोर, यानी कि अभी एक चुनौती है, जब ज्यादा संख्या में छात्र कक्षा में हो जाते हैं तो वो आपस में बातें करने लगते हैं और कहीं ना कहीं उस कक्षा को नियंत्रित करना शिक्षक के लिए एक चुनौती बन जाता है। अगला है शैक्षणिक माहौल ना होना, जब ज्यादा संख्या में छात्र हो जाते हैं और शिक्षकों की कमी हो जाती है तो वहां का जो शैक्षणिक माहौल होता है वो सही नहीं हो पाता, अर्थात शिक्षक जो पढ़ाना चाहता है वो सही से पढ़ा नहीं पाता है, अर्थात सारे छात्रों को वो कवर नहीं कर पाता है, जिससे वहां का जो शैक्षणिक माहौल होता है वो खराब हो जाता है। अगला है कार्यों की अधिकता, शिक्षक को पढ़ाने के साथ ही साथ बहुत सारे अन्य कार्य भी करने होते हैं, जैसे अभी मिड डे मील चल रहा है, आपको पोशाक बांटना है, आपको पुस्तकें बांटनी है, आपको साइकिल बांटना है, आपको चुनाव कार्य भी देखना है, आपको मतगणना में भी जाना है, यानी कि बहुत सारे कार्य हो जाने के कारण कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक कार्य होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो यह भी एक प्रकार से चुनौती होता है। अगला जो है वो है छात्रों की अनुशासनहीनता, बहुत सारे छात्र उदंड होते हैं जो शिक्षक की बात को नहीं मानते, शिक्षक जो कह रहा है उसको नहीं सुनते हैं। इसके कारण भी क्या होता है, क्लास में शोरगुल होता है और अनुशासनहीनता वहां देखने को भी मिलती है, जिससे शिक्षक के सामने यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ जाता है। अगला है समावेशी शिक्षण, समावेशी शिक्षण फ्रेंड, समावेशी शिक्षण वैसा शिक्षा होता है जिसमें सारे बच्चे को एक ही कक्षा में बैठा के एक समान शिक्षा दी जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। बट होता क्या है कि कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं और कुछ तेज बुद्धि वाले बालक होते हैं। तीनों को जब एक ही कक्षा में शिक्षा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक को वहां पे परेशानी होती है, वो अपने हिसाब से वहां पे नियम कानून नहीं बना पाता है, या जो पढ़ाने का टेक्निक होता है वो सारे बच्चों पर वो लागू नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस शिक्षक को चुनौती का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है मूल्य, यानी कि वैल्यू। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक अपना वैल्यू होता है, एक अपना मूल्य होता है। मूल्य कहने का मतलब कि व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उसका कर्तव्य है ना, ये सब क्या कहलाता है, व्यक्ति का मूल्य ही कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति में मुख्य रूप से 5 वैल्यू देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वैल्यू है फ्रेंड्स, तो पहला है सत्य, दूसरा शांति, प्रेम, अहिंसा और धर्म। ये 5 मूल्य हर व्यक्ति में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नैतिक मूल्य, यानी कि मोरल वैल्यूज। फ्रेंड्स, मोरल वैल्यूज उस वैल्यूज को बोलते हैं जिसमें व्यक्ति परोपकारिता या सौपकारिता की भावना दूसरे व्यक्ति के लिए रखता है, यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है या उसको सहयोग करने का प्रयास करता है या सहयोग करता है, वही क्या कहलाता है, उस व्यक्ति का नैतिक मूल्य कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में हो और वहां जाकर हम उस व्यक्ति की मदद करें, उसको उस समस्या से बाहर निकाले, वो हमारा नैतिक मूल्य कहलाता है। तो यह एक अच्छा गुण है जो कि एक शिक्षक अपने छात्रों में देना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से हमारा A4 का यूनिट 2 भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैंने प्रयास किया कि एक एक टॉपिक को कवर किया जाए और मेरे हिसाब से 90-95% तक मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।